आप देख रहे हैं हॉरर व्यू, सच्ची और रियल इंसिडेंट घटनाएं। के आखिरी छोर पर दो छोटे से झोपड़े थे। यहाँ रहने वाले श्रीधर और कार्तिक बचपन के जिगरी यार थे। गांव में काम की कमी थी और किस्मत की मार ऐसी कि दोनों के कंधों पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी। इनके पास न खेत थे न कोई जमा पूंजी। जीने का बस एक ही सहारा था, जंगल की सूखी लकड़ियां। पर समस्या ये थी कि दिन के उजाले में जंगल के पास वाले हिस्सों में लकड़ी खत्म हो चुकी थी। अब कीमती और सूखी लकड़ी सिर्फ उस इलाके में मिलती थी जिसे गांव वाले छलावा का रास्ता कहते थे। वहां कदम रखने का मतलब था मौत को दावत देना। रात के 11:30 हुआ था। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ झिंगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। श्रीधर अपनी कुल्हाड़ी की धार चेक कर रहा था। श्रीधर धीमी आवाज में, कार्तिक तैयार है ना? आज अगर लकड़ियां नहीं लाए तो कल घर में चूल्हा नहीं जलेगा। बनिया उधार देने से मना कर चुका है। हाँ भाई, जानता हूँ मेरी माँ की दवाई के पैसे भी इसी से निकलेंगे। पर श्रीधर, रात के 12:00 बजने वाले हैं। गांव के लोग कहते हैं कि इस वक्त भैरव घाटी के उस रास्ते पर वहां निकलता है। मजबूरी डर से बड़ी होती है कार्तिक। हमें पैदल ही निकलना होगा। तेज चलेंगे तो सूरज निकलने से पहले लकड़ियां काटकर दूसरे गांव के बाजार में बेच आएंगे। वहां रात में ही लकड़ियों के अच्छे दाम मिल जाते हैं। दोनों ने अपने कंधों पर अंगोछा रखा, हाथ में कुल्हाड़ियां लीं और पैदल ही घने जंगल की ओर चल दी। उनकी फटी हुई चप्पलें पथरीले रास्ते पर आवाज कर रही थीं। रास्ते में गांव की चौपाल पड़ी, जहां नीम के पेड़ के नीचे दो पुराने अनुभवी ग्रामीण। ओए श्रीधर, कार्तिक, कहाँ जा रहे हो इतनी आधी रात को? पागल हो गए हो क्या? काका, क्या करे, गरीबी चैन से बैठने नहीं देती। लकड़ियां काटने जा रहे हैं, फिर उन्हें सुबह होने से पहले शहर की मंडी में बेचना है। अरे मूर्खों, लौट आओ। आज अमावस्या के करीब की रात है। भैरव घाटी का वह छलावा रास्ता, वहां रात 12 बजे के बाद हवाएं भी रास्ता बदल लेती हैं। जो वहां गया वो या तो पागल होकर लौटा या कभी लौटा ही नहीं। काका, हमारे पास खोने को कुछ नहीं है। अगर भूखे मरे तो भी मौत है और छलावा मार दे तो भी मौत। हम जाएंगे। गांव वालों की चेतावनी को पीछे छोड़ दोनों उस अंधेरे की ओर बढ़ गए जहां से वापस आने की उम्मीद बहुत कम थी। जैसे जैसे वे जंगल के भीतर दाखिल हुए, तापमान गिरता गया। चांद की हल्की रोशनी पेड़ों की घनी टहनियों को पार नहीं कर पा रही थी। वे दोनों पैदल चल रहे थे। अचानक जंगल का वह हिस्सा आया जिसे छलावा रास्ता कहा जाता था। श्रीधर, देख, यहाँ हवा कितनी ठंडी हो गई है और ये अजीब सी गंध कैसी है, जैसे कोई पुराने फूलों की महक हो। कुछ नहीं है, बस तेरा वहम है। चल, हमें उस बड़े बरगद के पास पहुंचना है। वहीं सबसे अच्छी सूखी लकड़ियां मिलेंगी। वे बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी उन्हें दूर से एक रोशनी दिखी। उन्हें लगा शायद कोई और लकड़हारा होगा, पर जैसे ही वे करीब पहुंचे, वे रोशनी अचानक गायब हो गई और उसकी जगह एक बेहद खूबसूरत औरत खड़ी थी। आंखों में गजब की चमक थी। इतनी रात को इस भयानक जंगल में एक सुंदर स्त्री का होना नामुमकिन था। श्रीधर, देख, इतनी सुंदर औरत यहाँ क्या कर रही है? क्या इसे रास्ता भटक गई है? सहम कर कार्तिक, संभल कर। ये कोई इंसान नहीं लग रही। इतनी रात को यहाँ कोई अकेली औरत कैसे हो सकती है? वो औरत उनकी तरफ देखकर धीरे से मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में एक अजीब सा आकर्षण था जिसने दोनों को सम्मोहित, हिप्नोटाइज कर दिया। वे अपनी कुल्हाड़ियां भूलकर उसकी ओर खींचे चले जा रहे थे। क्या तुम मुझे उस पार के गांव तक छोड़ दोगे? मैं रास्ता भूल गई हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, अचानक हवा का एक तेज झोंका आया। श्रीधर की नजर उस औरत के पैरों पर पड़ी। उसके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे और उसकी परछाई जमीन पर नहीं थी। कार्तिक, भाग, ये इंसान नहीं, छलावा है। श्रीधर की चीख सुनकर कार्तिक की तंद्रा टूटी। उसने नीचे देखा, उस औरत के पैर वाकई पीछे की तरफ मुने हुए थे। वो कोई इंसान नहीं
बल्कि इस जंगल का छलावा था जो राहगीरों को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाकर मौत के घाट उतार देता था। श्रीधर, भाग। ये तो सच में वही है जिसके बारे में सुखिया काका कह रहे थे। पीछे की ओर भागे, लेकिन जंगल अचानक बदल गया था। वे जिस रास्ते से आए थे वहां अब घने झाड़ियां और ऊंचे ऊंचे कांटेदार पेड़ खड़े थे। पीछे मुड़कर देखा तो वह औरत गायब थी, पर उनकी डरावनी हंसी पूरे जंगल में गूंज रही थी। कहाँ जाओगे? भूखे पेट मरोगे या मेरे हाथ से? यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ मैं जानती हूँ। कार्तिक, घबराना मत, हमें बस चलते रहना है। अगर हम रुक गए तो ये छलावा हमें यहीं दफन कर देगा। हमें उस पुराने बरगद तक पहुंचना ही होगा, वहीं से दूसरे गांव का रास्ता कटता है। फिर ये दोनों बातें करते हुए जा रहे थे। तभी श्रीधर के मन में एक विचार आता है। अरे कार्तिक, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। मैं क्या कहता हूँ कि लकड़ी काट लेते हैं। अरे श्रीधर, तू ठीक ही बोल रहा है। फिर वे दोनों लकड़ी काटने लगे। उन्होंने लकड़ी के गट्ठर तैयार किए और बाद में एक एक गट्ठर अपने सिर पर रखते हुए वे आगे बढ़ गए। वे झाड़ियों को काटते हुए आगे बढ़ने लगे। तभी उन्हें दूर एक छोटी सी रोशनी दिखाई दी। पास पहुंचने पर उन्होंने देखा कि वह कोई ढाबा या टपरी नहीं, बल्कि एक छोटा सा कच्चा घर था जिसके बाहर एक बूढ़ा आदमी बैठा। श्रीधर, देखो, कोई इंसान, शायद ये हमारी मदद कर सके। रुक कार्तिक, इस जंगल में इस वक्त कोई अकेला बूढ़ा कैसे हो सकता है? हमें सावधानी से बात करनी होगी। श्रीधर और कार्तिक के कदम उस कच्चे घर की ओर बढ़े। जैसे जैसे वे करीब जा रहे थे, आग की लपटें ठंडी और नीली दिखाई देने लगी। बाबा, हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। हम जंगल में रास्ता भटक गए हैं और पीछे कोई हमारा पीछा कर रहा है। रास्ता भटके नहीं हो बेटा, रास्ता बदल दिया गया है। जब वो सुंदर रूप धरकर सामने आती है तो पैर नहीं, किस्मत उलटी हो जाती है। बाबा, आप उसे जानते हैं? वह कौन है और हम यहाँ से बाहर कैसे निकलें? हमें दूसरे गांव जाकर लकड़ियां बेचनी है। गरीबी अक्सर मौत के दरवाजे तक ले आती है। सुनो, जिसे तुम औरत समझ रहे हो वो इस घाटी का छलावा है। वो प्यासी है, उसे लकड़ियां नहीं जान चाहिए। लेकिन अगर तुम्हें सच में उस पार जाना है तो तुम्हें भैरव नाले को पार करना होगा। बूढ़ा ने अपनी हाथ से एक जलती हुई लकड़ी उठाई और उसे श्रीधर की ओर बढ़ा दिया। ये मशाल संभालो, इसकी आग जब तक नीली रहेगी समझो छलावा तुम्हारे आसपास है। अगर आग पीली हो जाए तो समझो रास्ता साफ है। और याद रखना, रास्ते में कोई भी पुकारे मुड़कर मत देखना, चाहे वो तुम्हारी माँ की आवाज हो या सगे भाई की। शुक्रिया बाबा, पर आप यहाँ अकेले कैसे? तो 5 साल पहले ही उस बस दुर्घटना में पीछे छूट गया था। अब जाओ। इतना सुनते ही श्रीधर और कार्तिक के पैरों तले जमीन खिसक गई। जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, वो कच्चा घर और वो बूढ़ा गायब थे। वहां सिर्फ घना अंधेरा और वही डरावनी खामोशी थी। मशाल की लौ अचानक गहरी नीली हो गई। जैसे ही वो रहस्यमयी बूढ़ा गायब हुआ, जंगल की खामोशी और भी डरावनी हो गई। श्रीधर के हाथ में मौजूद मशाल की लौ गहरी नीली होकर कांप रही थी, जो इस बात का संकेत थी कि छलावा उनके बिल्कुल करीब है। कार्तिक, बाबा की बात याद है ना? रुकना मत और पीछे मुड़कर तो बिल्कुल मत देखना। भाग! दोनों ने अपनी कुल्हाड़ियां सीने से चिपकाईं और झाड़ियों को चीरते हुए दौड़ने लगे। उनके पैरों के नीचे सूखी लकड़ियां टूटने की आवाजें ऐसी लग रही थी जैसे कोई और भी उनके साथ साथ दौड़ रहा हो। तभी अचानक पीछे से एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। बेटा, ओ श्रीधर, रुक जा बेटा। इतनी रात को कहाँ भागा जा रहा है? देख, मैं तेरे लिए रोटी लाई हूँ। श्रीधर, सुन, ये तो तेरी माँ की आवाज है। वह यहाँ इस जंगल में कैसे? हमें रुकना चाहिए। नहीं कार्तिक, ये छलावा है। मेरी माँ गांव में सो रही होगी। बाबा ने कहा था ना, चाहे कोई भी पुकारे मुड़ना मत, बस भागते रहे। वे जितनी तेज भाग रहे थे, आवाजें उतनी ही डरावनी होती जा रही थी।
कभी रोने की आवाज तो कभी किसी के जोर जोर से हंसने की। तभी उनके सामने भैरव बीचों बीच वही सुंदर औरत खड़ी थी, लेकिन अब उसके चेहरे की खाल लटक रही थी और उसकी आंखें गड्ढों की तरह खाली थी। पोटली कहाँ है जो केशव दा ने दी थी? वह पोटली मुझे दे दो और अपनी जान बचा लो। श्रीधर हाफते हुए, कार्तिक पोटली जल्दी निकाल, मशाल की लौ अब बुझने वाली है। मशाल की नीली लौ आखिरी बार फड़फड़ाई और बुझ गई। अंधेरा इतना घना था कि श्रीधर और कार्तिक को एक दूसरे के हाथ भी दिखाई नहीं दे रहे थे। सामने खड़ी वह डरावनी औरत छलावा हवा में तैरते हुए उनकी ओर बढ़ रही थी। श्रीधर कांपते हाथों से, कार्तिक यही मौका है, बाबा ने कहा था इसे फेंक देना। श्रीधर ने वो पोटली निकाली और पूरी ताकत से, जैसे ही पोटली जमीन से टकराई वो खुल गई। उसमें से मांस के कुछ टुकड़े और पुरानी हड्डियों का चूरा जमीन पर बिखर गया। माया, मेरी माया को उसका भोग मिल गया। जंगल का वातावरण अचानक बदल गया। जो पेड़ रास्ता रोक रहे थे वे पीछे हटते महसूस हुए। वह सुंदर औरत अब एक धुएं के गुब्बार में बदल गई। श्रीधर, रास्ता दिख रहा है, देख, हर सड़क साफ है, भाग। वे तब तक नहीं रुके जब तक पीछे जंगल की सरसराहट कम नहीं हो गई। कुछ ही मिनटों की दौड़ के बाद उन्हें दूर से दूसरे गांव की बत्तियां और लकड़ी की वह दुकान दिखाई दी जहां उन्हें माल बेचना था। श्रीधर रुककर लंबी सांस लेते हुए, बच गए कार्तिक, हम सच में बच गए। लेकिन वह पोटली, बाबा ने उसमें वही भोग रखा था जो वो छलावा मांग रहा था। पर श्रीधर, वह दुकान देखो, दुकान के बाहर वही बूढ़ा आदमी बैठा है जो हमें जंगल में मिला था। वह हमें देखकर मुस्कुरा रहा है। दुकानदार वो भी हैरान था कि ये दोनों लक्कहारे इस मनहूस रात को सही सलामत जंगल पार करके कैसे आ गए। श्रीधर और कार्तिक ने जल्दी जल्दी लक्कियां उतारी, लेकिन उनकी नजरें बार बार दुकान के चबूतरे पर बैठे उस बूढ़े आदमी पर जा रही थी। वही धुंधली आंखें और वही डरावनी मुस्कान। यह लो तुम्हारे पैसे। पर सच कहूं तो आज तुम्हारी किस्मत बहुत बुलंद थी। इस रास्ते पर आज तक कोई रात के 12 बजे के बाद जिंदा नहीं लौटा। बूढ़ा अचानक बीच में टोकते हुए, किस्मत बुलंद नहीं थी, नीयत साथ थी, और सबसे बड़ी बात, इन्होंने मेरी बात मान ली। कार्तिक कांपते हुए, बाबा आप यहाँ कैसे? आप तो जंगल में उस कच्चे घर के पास थे। हम तो अभी अभी भागकर आए हैं। आप हमसे पहले यहाँ कैसे पहुँच गए? जिसे तुम दूरी समझते हो वो इस जंगल में मायने नहीं रखती। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं 5 साल पहले ही पीछे छूट गया था। वो पोटली जो तुमने फेंकी वो सिर्फ भोग नहीं था, वो उस औरत की ममता का कर्ज था। बाबा हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। वो औरत कौन थी और उस पोटली का उस माया नाम से क्या लेना देना है? वह औरत एक बदनसीब माँ थी जिसका एक्सीडेंट इसी जंगल में हुआ था। वह अपनी बेटी माया को ढूंढते ढूंढते छलावा बन गई। जो पोटली तुमने फेंकी उसमें उसकी बेटी की वे आखिरी चीजें थी जो उस एक्सीडेंट के बाद बच गई थी। उन्हें पाकर उसकी रूह को थोड़ी शांति मिली है। पर याद रखना, जंगल का कर्ज कभी खत्म नहीं होता। दुकानदार की बातें और उस रहस्यमयी बुए की चेतावनी ने श्रीधर और कार्तिक के रोंगटे खाए कर दिए थे। पैसे मिल चुके थे, लेकिन डर अब भी वहीं खसा था। उन्होंने फैसला किया कि वे उसी रास्ते से वापस जाएंगे, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता गांव तक नहीं जाता था। कार्तिक हिम्मत मत हारना, हम उसी रास्ते से वापस जाएंगे। बस इस बार हमें और भी ज्यादा सावधान रहना है। वे दुकान से बाहर निकले। अंधेरा अब और भी घना हो गया था। जैसे ही वे जंगल की सीमा पर पहुंचे, उन्हें फिर से वही भैरव घाटी का सन्नाटा महसूस हुआ।
लेकिन इस बार हवा में वह मीठी खुशबू नहीं थी, बल्कि सन्ने जैसी एक अजीब गंध आ रही थी। तभी अचानक सामने के रास्ते पर एक वो साया बिल्कुल वैसा ही था जैसी वो सुंदर औरत छलावा थी, लेकिन अब उसका रूप बदल चुका था। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बन रहा था। श्रीधर, वह फिर से आ गई, लेकिन इस बार तो हमारे पास वह पोटली भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे? तभी श्रीधर को अपनी जेब में रखे केशवदा के कागज चिट्ठी की याद आई। उसने जल्दी से टॉर्च जलाई। कार्तिक, यहाँ लिखा है अगर छलावा दोबारा रास्ता रोके तो अपनी कुल्हाड़ी को खमीन पर पटकना और कहना कि माया अपने घर पहुंच गई है। श्रीधर ने अपनी पूरी ताकत से कुल्हाड़ी को पथरीली हमीन पर पटका और बोला, छलावा रुक जा, माया अपने घर पहुंच गई है, उसे उसका भोग मिल गया है। इतना कहते ही साया हवा में ही ठहर गया। उसके मुंह से एक ऐसी चीख निकली जिसने पूरे जंगल को हिला दिया। धीरे धीरे वह साया धुएं में बदला और पेड़ों के पीछे ओझल हो गया। रास्ता साफ था। जंगल की डरावनी आवाजें अब पीछे छूट चुकी थी। जैसे ही श्रीधर और कार्तिक ने अपने गांव रामपुर की सीमा में कदम रखा। श्रीधर, देख, हमारे घर के दिए अभी भी जल रहे हैं। हम सच में वापस आ गए। हाँ कार्तिक, आज हम सिर्फ पैसे लेकर नहीं बल्कि एक नया जीवन लेकर लौटे हैं। उस छलावे ने हमें डराया जरूर, लेकिन हमारी मजबूरी और हमारी दोस्ती उससे कहीं ज्यादा मजबूत निकली। दोनों अपने अपने घर पहुंचे। श्रीधर ने जब अपनी मां के हाथ में मेहनत की कमाई और दवा के पैसे रखे तो उसकी आंखों में जीत की चमक थी। उन्होंने उस रात के खौफ के बारे में किसी को नहीं बताया, लेकिन गांव के लोग समझ गए थे कि ये दोनों अब पहले वाले साधारण लड़के नहीं रहे। उनके चेहरों पर एक अजीब सा ठहराव और साहस था। उस दिन के बाद से श्रीधर और कार्तिक ने फिर कभी रात के 12 बजे जंगल का रुख नहीं किया। भैरव घाटी का वह रास्ता आज भी वही है और लोग आज भी माया के बारे में बातें करते हैं, लेकिन श्रीधर और कार्तिक के लिए वह सिर्फ एक डरावनी याद नहीं बल्कि उनके साहस की गवाह बन गई।